नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का एक पार्ट है इतिहास में, हिस्ट्री में, उसका डिस्कशन करेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 7th का तो उसमें भी यही चीज़ें हैं जो इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई हैं। चैप्टर का नाम है द मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री। तो इसका हम ऑनलाइन माध्यम में अध्ययन कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो जा रहा है, फिर आप इसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की तिथि जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और ये कब जाकर थमे उसका कुछ अता पता नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने कहा है कि यूपी में लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं, अभी लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं है। एक ये भी निर्णय आया था कि 15 मई तक, 15 तक हर संडे को लॉकडाउन लगेगा। तो हर संडे लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई जो है कंटिन्यूस रहे, रुके नहीं। और किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी पहचान उस स्थितियों में हम कर सकते हैं जब उसके पास संसाधनों की कमी रहे, जैसे कि समय उसके पास नहीं है, कठिन परिस्थितियां उसके पास हैं, और उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उभर पा रहा है, अपने काम को कर पा रहा है, तभी समझ लो वो सही रूप में आगे बढ़ सकता है। अगर उसके सामने कठिनाई आई, कोई रोड़ा आया और वो थक गया, हार गया और सोचे कि नहीं अब थम जाए यहीं पर, तो समझ लीजिए सफलता जो है मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने जो टारगेट है उस पर पूरा डेडिकेशन के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट होता जाएगा, समय की बर्बादी नहीं होगी, समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हम कर सकेंगे। तो ये पहला चैप्टर है सोशल स्टडी का। अगर क्लास 7 की सोशल स्टडी देखें तो वो मुख्यतः 3 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। हिस्ट्री हो जाता है, और दूसरा जियोग्राफी हो जाता है, और तीसरा सिविक्स हो जाता है। तो हिस्ट्री में 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर है द मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल मतलब होता है मध्यकाल, इंडियन मतलब भारतीय, हिस्ट्री मतलब इतिहास, यानी मध्यकालीन इतिहास। इतिहास जो है 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांटते हैं। इतिहास को 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांटते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स। यानी जो विश्व का इतिहास है उसको हम 3 बड़े भागों में हम बांट सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स, यानी विश्व के इतिहास के हम 3 बड़े हिस्सों में हम बांट सकते हैं। जो भी विश्व के इतिहास हैं, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे यूरोप का इतिहास हो, चाहे अमेरिका का इतिहास हो, कहीं का भी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो 3 पार्ट्स में उसको बांट देते हैं। ईजी होता है पढ़ने में। एक उसमें से होता है एंशियंट, यानी कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। और दूसरा होता है मेडिवियल, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। तो इन 3 भागों में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ेंगे? जैसे स्टोन एज होता है, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। पहले ऐसे मानव थे तो पत्थरों से अपना काम करते थे, पत्थरों को रगड़ रगड़ करके आग निकालते थे। जो नियोलिथिक एज था, नव पाषाण काल, उसमें आग यानी कि फायर की खोज हो गई। और जब फायर की खोज हो गई तो मनुष्य उससे उजाला कर करके एक जगह रहने का प्रयास करने लगा, अपने सुरक्षा के लिए भी फायर का यूज़ करने लगा। तो फायर के बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, जैसे अपने सिक्योरिटी के लिए। आग से, जैसे पहले जंगल में कोई भी व्यक्ति होता था, जाता था, हंट करता था, हंटिंग करता था, शिकार करता था। शिकार करके कुछ जानवर को मार दिया, उसको खा लिया, तो उसका भोजन वाला प्रबंध हो जाता था जी। लेकिन जब न्यूलिथिक एज में फायर की खोज हो गई
तो उससे क्या हुआ कि वो अब कुछ इस प्रकार से, जैसे एक स्टैंड यहाँ पर लगा दिया, एक स्टैंड यहाँ पर लगा दिया, बीच में कुछ लोहे का छड़ या कुछ ऐसे बीच में लगा दिया, और इसमें जो है ऐसे ऐसे लटका दिया। क्या लटका दिया? गोश्त को, मांस को, है ना। और नीचे से लगा दी आग, ये बढ़िया पका। अब पका करके एक एक ठीक निकाल निकाल के खा रहे हैं, तो स्वाद आ गया इसमें। तो ऐसे फायर जो है उसका यूज जो है बढ़ने लगा। ऐसे न्यूलिथिक एज में पहिए यानी व्हील्स का आविष्कार हो गया। व्हील है ना। अब पहिए का जब आविष्कार हुआ तो उससे ये अपने सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में समर्थ हो गए। तो इससे इनके काम जो है आसान हो गया। तो धीरे धीरे इनका जो है विकास होता गया। तो स्टोन एज, एंशियंट में मुख्य रूप से स्टोन एज को पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं, है ना। वैदिक में भी प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक पीरियड। उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, या डायनेस्टी बोले, गुप्तन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी। साउथ इंडियन के हिस्ट्री को पढ़ते हैं एंशियंट में। उसके बाद आ जाता है मेडिवल। मेडिवल में जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है वो मुख्य रूप से 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 18th सेंचुरी तक जाता है। सेंचुरी एक वर्ड इसमें ना, सेंचुरी, ये कई बार इस वाले चैप्टर में आएगा सेंचुरी वर्ड। सेंचुरी मतलब होता है 100 सालों का समय, उसको बोलते हैं सेंचुरी। जैसे अगर कोई बोले फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, हिंदी में बोलते हैं इसको शताब्दी, सेंचुरी बोलते हैं हिंदी में शताब्दी। और शताब्दी अगर शब्द देखो, शताब्दी जिसमें 100 साल होते हैं, 100 साल के समय को सेंचुरी बोलते हैं। यानी कि जब फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हो रहा होगा तो वो पहले साल से लेकर के 100 साल तक गया होगा। तो इस 100 साल की पीरियड को हम फर्स्ट सेंचुरी बोल देते हैं, पहली शताब्दी, पहले 100 साल का समय, फर्स्ट सेंचुरी। ऐसे ही अगर हम सेकेंड सेंचुरी बोलेंगे, सेकेंड सेंचुरी, तो इसका मतलब कि 100 साल से 200 साल तक का समय, तो ये सेकेंड सेंचुरी हो गया। ऐसे ही जब हम बोलते हैं 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, इसका मतलब क्या है? सन 700 से लेकर के सन 800, सन 700 लेकर के सन 800 तक के समय को 8th सेंचुरी बोलेंगे। और जब बोलते हैं हम 18th सेंचुरी, तो इसका क्या मतलब हुआ? सन 1700 से लेकर के सन 1800 तक के जो 100 साल हैं उसको बोल देंगे 18th सेंचुरी। तो सेंचुरी मतलब होता है 100 साल का समय। एक वर्ड होता है मिलेनियम, एक वर्ड होता है मिलेनियम, MILLENIUM। मिलेनियम जो होता है वो 1000 साल का समय होता है। जब 1000 ईयर्स का जो टाइम होगा उसको हम मिलेनियम बोलते हैं। हिंदी में बोलें तो उसको सहस्त्राब्दी बोलते हैं, सहस्त्राब्दी। और जबकि जो सेंचुरी था उसको हम शताब्दी बोलते हैं। सहस्त्र मतलब होता है 1000, आब्दी मतलब समय। तो 1000 समय या 1000 साल के समय को जब एक साथ हम बोलते हैं तो उसको हम सहस्त्राब्दी या इंग्लिश में मिलेनियम बोल देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बोलेंगे 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी, इसका मतलब इसके बीच में 1000 साल आ गया, तो इसको बोल देंगे 1 मिलेनियम। 1 मिलेनियम मीन्स 18th सेंचुरी से 18th, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, या 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी। तो इसमें 10 बार 100 साल आएंगे, यानी कि 1000 साल बन जाएगा। तो उसी 1000 साल को सहस्त्राब्दी या 1 मिलेनियम बोल देंगे। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारा, उसके बारे में तो पढ़ना ही है पूरा, तो उसको डिटेल में देख लेंगे। लेकिन तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को बोलते हैं आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कुछ लोग कहते हैं कि सन 1750 से स्टार्ट होता है, कुछ कहते हैं सन 1757 से स्टार्ट होता है,
कुछ कहते हैं कि जब सन 1830 के बाद से जब नवजागरण या पुनर्जागरण बोले, रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है। तो अलग अलग तर्क हैं। सन 1757 के बाद आधुनिक भारत स्टार्ट होता है। क्यों? कुछ लोग जो कहते हैं क्योंकि सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अब प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का रास्ता भारत में साफ हो गया कि अब वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो भारत में मजबूत होते चले गए इस युद्ध के बाद। तो माना जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से शुरू हुआ है। तो अलग अलग तर्क हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मोटी मोटा अगर हम बोले तो 18th सेंचुरी के बाद, यानी सन 1700 के बाद के समय को हम मोटी मोटा मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में पेश करते हैं। सन 700 से लेकर के 1700 तक यह है मेडिवल इंडिया या मेडिवल हिस्ट्री। सन 1700 के बाद का जो समय है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और सन 700 से पहले का जो समय है वो है प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। अब ईच ऑफ दीज पीरियड्स covers many centuries and the length of a period may differ from one part of world to another। जो each of these periods यानी कि इनमें से प्रत्येक जो periods हैं covers many centuries, कई शताब्दियां भी लेते हैं, और कभी कभी ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। The length of a period may differ from one part of world to another, यानी मेडिवल हिस्ट्री हमारे इंडिया में कब से कब तक है, तो हो सकता है कि ये 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में हो। लेकिन वहीं यूरोप का अगर मेडिवल इंडिया बोलेंगे तो वो हो सकता है कि उसका समय कुछ दूसरा हो। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि ईच ऑफ दीज पीरियड्स कवर्स मैनी सेंचुरीज। जो भी पीरियड्स होते हैं, चाहे एंशिएंट पीरियड हो, चाहे मेडिवल पीरियड हो, चाहे मॉडर्न पीरियड हो, ये कई सारी सेंचुरीज लेती हैं, कई सारी शताब्दियां मिल करके एक पीरियड बनाती हैं। और लेंथ ऑफ ए पीरियड में डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। जो सेंचुरीज हैं, इनका जो समय है, समय अंतराल, वो एक जगह से दूसरे जगह में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे भारत में 1000 साल को मध्यकाल बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेडिवल पीरियड बिगान अराउंड द 5th सेंचुरी एड इन यूरोप। तो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, मेडिवल पीरियड बिगान यानी मध्यकाल शुरू होता है, बिगान शुरू हुआ, अराउंड द 5th सेंचुरी 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ इन यूरोप। यूरोप में जो मध्यकाल है वो 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 5वीं शताब्दी मतलब 5th सेंचुरी मतलब ये हुआ कि सन 400 से स्टार्ट हुआ, और 400 से कब तक? 1500 तक। वहां पर मेडिवल हिस्ट्री रही है यूरोप में। कब? सन 400 से लेकर के 1500 तक, यानी 5th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी तक। 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, यानी 1 मिलेनियम, 1000 साल का यूरोप में भी रहा है मेडिवल हिस्ट्री। बट अराउंड द 8th सेंचुरी एडी इन इंडिया, लेकिन 8th सेंचुरी से 8वीं शताब्दी से भारत में मध्यकाल शुरू होता है। तो यूरोप में 5वीं शताब्दी से मध्यकाल शुरू होता है, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, जबकि इंडिया में 7th सेंचुरी से लेकर के या 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक चलता है मेडिवल हिस्ट्री। यहां पर एक टेंपल है, टेंपल इन मेडिवल इंडिया। तो ये टेंपल्स देख सकते हो यहाँ पर। मध्यकाल में जो टेंपल्स हैं, मंदिर हैं, कैसे हुआ करते थे। जैसे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शिखर। किसी भी मंदिर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता था उसको बोलते थे शिखर। इंग्लिश में भी शिखर बोलते हैं, SHIKHARA, शिखर। और जो ये पूरा प्रांगण होता है जहाँ पे घूमते टहलते हैं, प्रांगण बोलते हैं। मध्यकाल वाले जो टेम्पल्स हैं उसमें देखो इस तरीके से
पिलर्स हुआ करते थे। तो ये सब इसके सेलिएंट फीचर्स हैं टेम्पल्स के, बहुत सारी विशेषताएं हैं। और मेडिवल पीरियड का जो टेम्पल्स होता था उसमें ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे खुरदरे खुरदरे होते थे। ये देखो, ये एक तरीके से ऑर्नामेंटेशन किया जाता था, इस तरीके से ऑर्नामेंटेशन। और मंदिर से भी हम कई सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, अभी आगे देखेंगे उससे भी। तो मंदिरों को इस तरीके से बनाया जाता था, बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन किए जाते थे, प्रांगण बड़े बड़े बनाए जाते थे, पिलर्स का यूज किया जाता था, शिखर बनाए जाते थे, और खुला होता था, जैसे खुला हुआ है ना, खुला होता था, सामने बड़े बड़े बागान हुआ करते थे ऐसे। तो ये सब विशेषताएं हैं उस समय के मंदिरों की। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्पैन्स ए मिलेनियम फ्रॉम द 8th century to 18th century AD। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, भारत का मध्यकाल इतिहास, स्पैन्स यानी फैला हुआ है, ए मिलेनियम यानी 1000 साल का समय है भारत के मध्यकाल का। फ्रॉम द 8th to 18th century यानी सन 700 से लेकर के 1700 तक, या बोलें कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के मिलेनियम यानी सहस्त्राब्दी तक भारत का मध्यकाल इतिहास फैला हुआ है। 1000 सालों का मध्यकाल इतिहास है भारत में। Many developments during this period distinguish it from the previous period, that is the ancient period. Many developments, बहुत सारे विकास कार्य, ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस समय के बहुत सारे विकास जो हुए हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं यानी अलग करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, पिछले पीरियड को, पिछले समय को, दैट इज द एंशिएंट पीरियड। यानी जो मध्यकाल इतिहास है, हम कैसे पता लगता है कि ये मध्यकाल इतिहास है? क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं जो विभेद कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ इसके पहले एंशिएंट हुआ करता था, हाँ इसके बाद अब मेडिवल शुरू हो गया है, अब ये चीज़ दिखाई दे रहा है हमें सोसाइटी में, तो मान के चलो कि अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया है, मॉडर्निटी आ रही है। तो यही चीज़ में कहने का प्रयास किया जा रहा है कि मैनी डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के बहुत सारे विकास, डिस्टिंग्विश यानी कि बताते हैं इट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, दैट इज द एंशिएंट पीरियड। जो हमारे प्राचीन इतिहास रहा है उसके बाद बहुत सारे डिस्टिंग्विश डेवलपमेंट्स ऐसे रहे हैं जो बताते हैं कि हाँ इसके बाद से अब मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया है। अगला इसमें हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री यानी भूगोल का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। भूगोल का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। भारत की ज्योग्राफी कैसी रही है, उससे भारत के हिस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। और कहीं की भी ज्योग्राफी, जैसे रशिया की ज्योग्राफी, यूरोप की ज्योग्राफी, अमेरिका की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, किसी भी देश या किसी भी कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी, वहाँ का भूगोल जैसे होता है उसके कारण से वहाँ के इतिहास, वहाँ के जो कल्चर्स हैं, हिस्ट्री है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। द ज्योग्राफी ऑफ ए कंट्री इन्फ्लुएंसेस इट्स हिस्ट्री टू ए ग्रेट एक्सटेंट यानी किसी भी देश का ज्योग्राफी वहाँ के इतिहास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। द ज्योग्राफी ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का भूगोल, इन्फ्लुएंसेस यानी प्रभावित करता है, इट्स हिस्ट्री उसके इतिहास को, टू ए ग्रेट एक्सटेंट काफ़ी हद तक। तो किसी भी देश के इतिहास को वहाँ का भूगोल काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। हियर, यहाँ वी फाइंड सम फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स, यहाँ हम कुछ अच्छे उदाहरण देख सकते हैं ऑफ हाउ हिस्टोरिकल फोर्सेस आर शेप्ड बाय ज्योग्राफी, कि कैसे कुछ ऐतिहासिक बल, हिस्टोरिकल फोर्सेस ऐतिहासिक बल, ऐतिहासिक शक्तियां हमारे ज्योग्राफी के माध्यम से कैसे शेप हुई, हमारी ज्योग्राफी के कारण कैसे कुछ हिस्टोरिकल फोर्सेस यहाँ पर आकर के इस्टेब्लिश हुई, अपने आप को स्थापित कर पाई।
तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स रहे हैं? पोर्ट्स, पोर्ट्स की हिंदी होती है बंदरगाह, बंदरगाह। और पोर्ट्स का बड़ा महत्व होता है ट्रेड करने के लिए भी, और किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी, अपने कल्चर्स को फैलाने के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं पोर्ट्स। अब पोर्ट्स कभी भी समुद्र के किनारे होता है। मान लो कि ये इंडिया का जो दक्षिणी वाला इलाका है, पेनिनसुलर एरिया है या प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर ये गुजरात हो गया है ना, ये दक्षिण वाला इंडिया है। तो पोर्ट्स समुद्र के किनारे होते हैं। पोर्ट्स का काम क्या होता है? जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश में कोयला खोदा गया, अब कोयला को मान लो पहुंचाना है सऊदी अरेबिया पहुंचाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, यहाँ से लाद करके लाएंगे मुंबई वाले पोर्ट पर। एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, मुंबई वाले पोर्ट पर लेकर के आए और यहाँ से बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े कार्गो में उसको भर करके फिर भेज दिया जाएगा सऊदी अरेबिया, भेज दिया जाएगा उसको कहीं और। जैसे जापान में हम लोहा भेजते हैं, यहाँ झारखंड से हमने लोहे यानी कि आयरन के ओर को खनन किया, माइनिंग किया, ट्रक में भर भर के लेकर चले आए, यहाँ हल्दिया वाले पोर्ट पर लेकर चले आए, कोलकाता पोर्ट पर लेकर चले आए, फिर यहीं से लेकर के चले गए जापान, भेज दिए उसको। तो पोर्ट्स से हम अपने सामान को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, मंगाते भी हैं, भेजते भी हैं। तो पोर्ट्स ने भी हमारे इतिहास को, अब पोर्ट्स जो है ये भी एक ज्योग्राफिक चीज़ है। जैसे मान लो हमारे भारत के पास ये समुद्र के इलाके वाला क्षेत्र है, तभी तो पोर्ट्स बन गए, तभी तो लोग आ जा पाए। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास समुद्री किनारा ही ना हो, यानी कि वो लैंड लॉक्ड कंट्री हो। लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब क्या हुआ? लैंड लॉक्ड यानी भूमि से ही लॉक हुआ है, उसके चारों तरफ से भूमि है। जैसे एक देश है मंगोलिया, एशिया महाद्वीप में एक देश है मंगोलिया, इसके दक्षिण में पूरा है चाइना, इसके उत्तर में पूरा पूरा है रशिया, और ये जो है एकदम बीच में है। तो चारों तरफ लैंड से जो है मंगोलिया लॉक हुआ पड़ा है। तो इसके पास तो पोर्ट होवे नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास समुद्री किनारा ही नहीं है। लेकिन भारत के पास समुद्री किनारा था, अभी भी है, तो उससे हमने बहुत सारे व्यापार किए, जिससे हमारा हिस्ट्री जो है वो शेप हुआ। पोर्ट्स कौन कौन से? एक सूरत, सूरत जो गुजरात में है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का पोर्ट है, कैम्बे गुजरात में है, कोचीन केरल में है, बिकेम मेजर सेंटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। ये सब आंतरिक और बाह्य व्यापार के बहुत बड़े बड़े केंद्र बने, सेंटर्स बने। जैसे गुजरात जो है वे अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें तो उस समय से ही इसके पोर्ट की अहमियत रही है। अगर गुजरात का पोर्ट ना होता तो हम अरब वाले देशों से ना जुड़ पाते। अगर हल्दिया या कोलकाता वाला पोर्ट ना होता, या यहाँ पर पुरी वाला पोर्ट ना होता, मछलीपट्टनम यहाँ आंध्र प्रदेश में ना होता, तो हम जापान को अपने लोहे को कैसे भेज पाते? यानी कि हमारा रिलेशन जापान से कम होता, संबंध कम बन पाता। अब हम बहुत सारा तेल जो है सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं, तो सऊदी अरेबिया से आया हरमुझ जल संधि से होते हुए आ गया यहाँ पे, मान लो मुंबई वाले पोर्ट पे आ गया। अब जब ये पोर्ट ही ना होता हमारे पास, समुद्र का किनारा ही ना होता, तो हम सऊदी अरेबिया से कैसे जोड़ पाते हैं? अब सऊदी अरेबिया से बहुत सारे लोग हिस्ट्री में यहाँ पर आए, केरल में आए मसाले का व्यापार करने के लिए। तो ये लोग जो जो यहाँ पर किए, वो अपने बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर छोड़ कर चले गए होंगे, तो इससे हमारा इतिहास का डेवलपमेंट हुआ। तो वह इसमें बता रहे हैं कि पोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे हिस्ट्री को शेप करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक दूसरा फीचर क्या है? द रॉकी माउंटेन्स, यानी कि रॉकी मतलब जिसमें
पत्थर होते हैं, पत्थर वाले पहाड़, पथरीले पहाड़ कर लें। इन नॉर्थ, उत्तर में जो पथरीले पहाड़ हैं उत्तर भारत में, स्पेशली इन राजस्थान, स्पेशली इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में विशेष रूप से जो रॉकी माउंटेन्स हैं, led to the building of massive and strong forts in चित्तौड़गढ़, led to the building of massive and strong forts। तो उत्तर भारत खास करके राजस्थान के जो रॉकी माउंटेन्स हैं उसने बहुत बड़ी बड़ी मैसिव बिल्डिंग्स को और स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत किले को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, जोधपुर एंड जैसलमेर। अगर हमारी ज्योग्राफिक कंडीशन ऐसी ना होती कि हमारे पास रॉकी माउंटेन्स ही ना होते तो हम ये स्ट्रॉन्ग और मैसिव फोर्ट्स कैसे बना पाते हैं। तो ये बड़े बड़े किले अगर हम राजस्थान में जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ सब, तो हमें किले दिखेंगे बहुत मजबूत मजबूत पुराने मेडिवल हिस्ट्री के। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी उपस्थिति थी। जैसे एग्जाम्पल में अगर ताजमहल देखें, ताजमहल जो संगमरमर पत्थर से बना है, अगर हमारे पास संगमरमर होता ही ना तो हम ताज को कैसे बनाते हैं। ऐसे ही अकबर ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाए। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी वहाँ पर इससे रेड सैंडस्टोन से या लाइम स्टोन से बनवाए। लाल किला है तो रेड सैंडस्टोन से बना है। कुतुब मीनार है, रेड सैंडस्टोन से बना है। अगर हमारे पास रेड सैंडस्टोन ना होता तो हम ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कैसे बना पाते हैं। जैसे ताजमहल को अगर देखें तो 73 मीटर ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा है। कुतुब मीनार को अगर देखें, कुतुब मीनार, तो ये भी 73 मीटर इसकी हाइट है। तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इतनी मजबूत बिल्डिंग उस समय, जबकि हमारे पास आर्किटेक्चरल, जो अभी इस समय आर्किटेक्चर का ज़माना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं मशीनें लगा करके। उस समय तो मशीनें भी नहीं थी उस तरीके से जैसे आज हैं। कैसे बन पाया? इन अच्छे अच्छे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, भवन निर्माण सामग्री है, इनके कारण बन पाया। अब हमारे पास ऐसे संसाधन ही ना होते तो हम ऐसी बिल्डिंग कैसे बना पाते हैं और हमारा एक सुनहरा इतिहास कैसे लिखा जाता है। तो हमारी हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है, बहुत ही डाइवर्स रही है, बहुत ही फेमस रही है। किस कारण? यहाँ की ज्योग्राफी के कारण। विच कुड नॉट बी इजली ब्रीज्ड बाई एन एनिमी। अब इस प्रकार के जो मैसिव फोर्स बनाए गए, ये एनिमी के जो शत्रु रहे हैं, इन्वेडर्स रहे हैं, आक्रमणकारी, उन्होंने इसको आसानी से तोड़ भी नहीं सका। कुड नॉट बी इजली ब्रीच्ड बाई एन एनिमी, शत्रुओं के द्वारा आसानी से तोड़ा नहीं जा सका। तो मजबूत किले बनाए जाते थे, राजा रानियां उसमें रहते थे, तो किले मजबूत रहते थे, उनकी सुरक्षा रहती थी। डू यू नो, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टाइप का दिया हुआ है। विद द कमिंग ऑफ द टर्क्स and the Mughal, India faced the emergence of new costumes like घाघरा चोली, चूड़ीदार कुर्ता एंड पैजामा एंड शेरवानी। यानी विद द कमिंग ऑफ टर्क्स, जब टर्की के लोग यहाँ पर आए और जब मुगल लोग यहाँ पर आए, इंडिया ने फेस किया, क्या फेस किया? इमरजेंस ऑफ न्यू कॉस्ट्यूम्स, कुछ नए नए प्रकार के कॉस्ट्यूम्स, कपड़े बनाने की ज़रूरत को महसूस किया, जैसे कि घाघरा चोली, चूड़ीदार कुर्ता, पैजामा, शेरवानी। तो घाघरा चोली, चूड़ीदार कुर्ता, ये सब जो कॉस्ट्यूम्स नए नए प्रकार के आए, कैसे आए? क्योंकि दूसरे देश से लोग हमारे देश में आए, हालांकि गलत नीयत से आए, लेकिन फिर भी आए तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए। तो हमारे कल्चर में धीरे धीरे वो मिक्स होता गया, मिक्स्ड कल्चर बना, कंपोजिट कल्चर बना। तो ये सब कैसे हुआ? हमारे जियोग्राफी के कारण। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन इंडिया। पोर्ट्स के माध्यम से कैसे पड़ा, और हमारे जो कह लें रॉकी माउंटेन्स है उसके कारण से कैसे पड़ा,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक्सरसाइज में कि राइट द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं। फिर अगला हेडिंग है मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। अब जैसे एक चीज़ हमने पढ़ा था इसके पहले कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्टिंग्विश कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ इसके पहले एंशियंट था, हाँ अब से मेडिवल शुरू हो गया। तो आखिर वो कौन से मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स यानी कि बड़े ऐतिहासिक विकास कार्य हुए जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये मेडिवल हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं। तो क्या है? द मेडिवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। भारत का मध्यकालीन इतिहास कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, बताया जाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो क्या प्रमुख विशेषताएं हैं वो नीचे दी गई हैं। द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए मिक्स्ड कल्चर, यानी मध्यकालीन इतिहास में जब बहुत सारे मुस्लिम्स भारत में आए तो उससे एक मिक्स्ड कल्चर बना। देखो मुस्लिम्स कैसे आए, तो जो उत्तर भारत है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन, तो यहां पर था बहुत बड़ा हिमालय, 8-8 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर ऊंचे यहाँ पे चोटियां। तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ से तो कोई इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी नहीं आ पाएगा भारत में। और दक्षिण वाले इलाके में इस तरीके से दक्षिण वाला इलाका, तो इधर पानी में डूब डूब कर तो कोई आ नहीं पाएगा इंडिया में। तो सबसे अच्छा इलाका कौन सा है? ये वाला इलाका है ना। तो ये वाला इलाका जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ भी हैं, मैदानी इलाका है, प्लेन है। तो यहीं पर टर्की है बहुत दूर, इधर ही टर्की है, तुर्की देश, ईरान है, अफगानिस्तान है, उधर मंगोलिया है। तो जो भी इन्वेडर्स आ रहे होंगे वो इस तरफ से आ रहे होंगे, तो यहाँ पर इंडिया में घुसे और धीरे धीरे मुस्लिम्स भारत में भी आ गए, भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आते चले गए। तो इससे क्या हुआ, एक मिक्स्ड कल्चर यानी एक मिश्रित संस्कृति पनपी। कल्चर मतलब होता है, संस्कृति मतलब होता है मोटी मोटा जो रहन सहन होता है, जो खान पान होता है, पहनावा होता है, बोली भाषा होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कला होती हैं, आर्ट्स, फोक आर्ट्स, डांसिंग आर्ट्स, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सारे सारे कल्चर में काउंट होते हैं। तो जब एक देश से दूसरे देश में कोई दूसरे कल्चर का व्यक्ति या पूरा समुदाय, कम्युनिटी भारत में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो अपना संस्कृति रहा है, कल्चर रहा है, और मुस्लिम्स का जो अपना कल्चर रहा है, वो दोनों आकर के इसमें, ये मुस्लिम वाला कल्चर और ये इंडिया वाला कल्चर, ये दोनों आपस में आकर के मिल गया यहाँ पर। तो ये जो कल्चर है, एक तो ये हो गया मुस्लिम कल्चर और ये वाला हो गया इंडियन कल्चर। ये जो दोनों आपस में मिल गए यहाँ पर, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड कल्चर या कंपोजिट कल्चर। देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, यानी कि जो उत्तरी भारत है और जो दक्षिणी भारत है उसके बीच में इंटरेक्शन यानी कि मेल जोल बढ़ा। देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, यानी उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच में इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्ट किए एक दूसरे से, मिले जुले। एंड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा। द कल्चर एक्सचेंजेस led to the growth of a culture that was above regional and caste differences. The culture exchanges यानी जो कल्चर्स हैं उसने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मतलब होता है कि एक चीज़ देना दूसरी चीज़ लेना, उसे बोलते हैं एक्सचेंज, यानी अदला बदली करना। तो जो संस्कृति रही है उसने अदला बदली किया, एक दूसरे को दिया, लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए कल्चर, जिससे एक संस्कृति का विकास हो सका। दैट वॉज अबव रीजनल, जो कि एक प्रादेशिक
और जातीय भेदभाव से परे था, अलग था। समझे? यानी मिक्स्ड कल्चर से क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से मिले जुले, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मिले जुले, जिससे जो दोनों के कल्चर हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट हो सकें, जिससे प्रादेशिक यानी रीजनल और जो जातीय भेदभाव हैं वो समाप्त हो सकें। और जब तक हम किसी से इंटरैक्ट नहीं होते हैं तब तक हम उसके बारे में पूर्वाग्रह प्रीजुडिस बनाकर रखते हैं कि फला व्यक्ति बुरा ही होगा। जैसे एक सामान्य हिंदू के घर में बचपन से ही ये बताया जाता है, या अगर मान लो ये माहौल रहे कि मुस्लिम्स तो बुरे ही होते हैं, तो हम बिना उनके बारे में जाने ही बार बार ये बोलेंगे कि वो मुस्लिम है तो बहुत बहुत ही बुरा होगा। और मान लो एक सामान्य मुस्लिम के घर में बचपन से ही ये बातें बताई जा रही हैं कि हिंदू तो बहुत बुरे होते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते रहते हैं, तो अगर वो मुस्लिम बच्चा इंटरैक्ट नहीं करेगा किसी दूसरे कल्चर के व्यक्ति से, तो उसके अंदर में ये प्रीजुडिस, ये पूर्व धारणा बनी रहेगी कि हिंदू तो बेकार ही होता है। तो जरूरी क्या है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से मिलें ना, अपने भावों अपनी संस्कृतियों को बताएं, जिससे दोनों मिक्स हो सके, कंपोजिट हो सके और दोनों के ही कल्चर का विकास हो सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो किसी रीजन यानी किसी देश प्रदेश से नहीं होता, और किसी कास्ट का जो डिफरेंसेस होता है, जातीय मतभेद होता है, उससे परे होता है, दोनों मिलजुल करके रहते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ मेडिवल इंडिया में। और दूसरा, ट्रेड, जो व्यापार है वो बढ़ा। ट्रेड लेड टू ए ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्यापार काफ़ी मात्रा में बढ़ा और ये इंटरेक्ट हुए, एक दूसरे से व्यापार किए, बिटवीन पीपल यानी व्यक्तियों और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों से। ट्रेड लेड टू ए ग्रेटर इंटरेक्शन, जो व्यापार है वो इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम बना, बिटवीन किसके किसके बीच में, लोगों फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों के लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत बड़ा माध्यम ट्रेड भी बना। इंडिया बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज। भारत ने अदर कंट्रीज के कल्चर से बहुत सारी चीज़ों को बोरो किया, बहुत सारी चीज़ों को लिया, सीखा कि मुस्लिम कल्चर में क्या है, इंग्लिश कल्चर में क्या है, तो सभी कल्चर्स को बोरो किया, लिया और एक मिक्स्ड कल्चर बनाया, एक कंपोजिट कल्चर बनाया। तो ये मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में दो चीज़ें रही हैं, एक ट्रेड और दूसरा मिक्स्ड या कंपोजिट कल्चर। और तीसरा चीज़ है यहाँ पर, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। यानी मध्यकालीन समय में इस्लाम जो है स्प्रेड हुआ, फैला इन इंडिया, भारत में। तो मध्यकाल के समय में भारत में इस्लाम फैला, स्प्रेड हुआ। इसके अलावा द भक्ति सूफी मूवमेंट्स, यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, वो भी फैला, स्प्रेड। और भक्ति और सूफी आंदोलन जो है इसने क्या चीज़ फैलाया, मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड, यानी ईश्वर से प्रेम करने का संदेश फैलाया। चाहे भक्ति मूवमेंट रहा हो चाहे सूफी मूवमेंट रहा हो। भक्ति मूवमेंट मुख्य रूप से हिंदू से रिलेटेड है, सूफी मूवमेंट मुख्य रूप से इस्लाम से रिलेटेड है। तो दोनों ही धर्मों के जो साधु संत रहे हैं उन्होंने ईश्वर से प्रेम करने के संदेश को फैलाया, स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स। और प्रत्येक
मानव के प्रति काइंडनेस यानी उदारता, दयालुता का संदेश फैलाया। तो कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से विद्वेष करने का सीख नहीं देता है, वो डिवोशन यानी लव, काइंडनेस यानी दयालुता का संदेश देता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम कल्चर हो या रिलीजन हो। मेडिवल हिस्ट्री का एक पेंटिंग यहाँ पर है जो कि मिक्स्ड कल्चर को कैसे बता रहा होगा। यहाँ पर देखो, जैसे ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसमें देखो यहाँ पे रेड रेड कपड़ा पहना है, यानी कि पंडित होगा हिंदू का। तो अलग अलग कल्चर देखो सब यहाँ पर है। तो ये भी पेंटिंग जो है बता रहा है उस समय के कल्चर्स को। तो ये मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहे, कई क्षेत्रों में रहे, लेकिन इसमें छोटा सा बताया गया चीज। जो शब्द होते हैं, वर्ड्स, उसके मीनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें सीखना है तो ज़रूरी है कि उसके वर्ड को हम समझें, और अगर किसी वर्ड को समझना है तो ज़रूरी है कि हम उसके रेफरेंस को समझें। रेफरेंस यानी कि संदर्भ को समझें। यानी कई बार शब्द होते हैं कि वो किसी समय में उस शब्द का मतलब कुछ और था, जबकि इस समय उस शब्द का मतलब कुछ और हो गया है। जो शब्दावलियाँ होती हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, वो परिभाषित होती रहती, डिफाइंड होती रहती हैं समय के साथ, रेफरेंस के साथ। जैसे इसमें एक वर्ड है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब क्या रहा है, तो वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रहा है। तो उसको देखते हैं इसमें। जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स exist in a variety of languages which have changed considerably over the years। जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का समुच्चय, सेट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, वो कई भाषाओं में एग्जिस्ट करते हैं, कई भाषाओं में होते हैं। विच हैव चेंज्ड, जो बदलते रहते हैं, कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, साल दर साल उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लो हमारे हिस्ट्री में कोई एक इवेंट हुआ, उस इवेंट को रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया कहीं पर, तो वो उस समय के संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया। जबकि उसी इवेंट को यदि हम बाद में डिफाइन करेंगे तो ये वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए डिफाइन करेंगे, तो उसी शब्दावली का मीनिंग बदल जाता है। मेडिवल पर्सियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। जो मध्यकालीन फारसी लेखन है वो आधुनिक फारसी लेखन से अलग है। कैसे? द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये जो इतिहास में जो परिवर्तन हो जाता है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यह अंतर सिर्फ ग्रामर और शब्दावलियों के प्रसंग में नहीं होता है, बल्कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। शब्द के अर्थ भी समय के साथ बदल जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे कि एक शब्द हिंदुस्तान को ही एग्जाम्पल के रूप में लीजिए। टुडे, आज, वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज को जो हिंदुस्तान है उसको हम इंडिया के रूप में जानते हैं। द मॉडर्न नेशन ऑफ स्टेट्स, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है उसके रूप में हम इंडिया को जानते हैं। लेकिन when the term was used in the 13th century, लेकिन जब यही हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग हम 13वीं शताब्दी में प्रयोग किए थे, हिंदुस्तान शब्द का किसने प्रयोग किया था?
मिनहाज सिराज ने, जो कि एक क्रॉनिकलर था, एक कह लें कि लेखक था, या मतलब क्रॉनिकलर मतलब जो हिस्ट्री का लेखन करते हैं मोटी मोटा, वॉज रोट इन पर्शियन। तो जब मिनहाज सिराज ने, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज ए क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, ही मीन्ड द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। यानी जब इसी हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज, जो कि एक क्रॉनिकलर था, उसने फारसी भाषा में लिखा था, इसका प्रयोग किया था हिंदुस्तान टर्म का, तो उसका मतलब था, ही मीन्ड, उसका मतलब था कि एरिया ऑफ पंजाब, जो पंजाब का इलाका है, जो हरियाणा का इलाका है, एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और जो गंगा यमुना के बीच वाला इलाका है वो उतना हिंदुस्तान है। जैसे मान लो कि ये ऐसे ही है, तो मिनहाज सिराज ने जब 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था तो वो किस संदर्भ में किया था? ये पंजाब वाले इलाके में, ये हरियाणा वाला इलाका, और ये गंगा यमुना के दोआब वाला इलाका, यानी यही जो इलाका था नॉर्थ इंडिया जिसको बोलते हैं, इसी को वो हिंदुस्तान कह रहा था। जबकि ही यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस, वो उस समय हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक पॉलिटिकल सेंस में कर रहा था, राजनीतिक मंशा या राजनीतिक नजरिए से कर रहा था। He used the term in a political sense for lands that were part of dominions of the Delhi Sultan. तो उसने इस टर्म का प्रयोग पॉलिटिकल सेंस में किया था उस भूमि के लिए जो पार्ट हुआ करती थी दिल्ली सुल्तान के अंडर में। दिल्ली सल्तनत के अंदर में जितने भी हरियाणा, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब वाले इलाके हुआ करते थे, उस पूरे लैंड को एक पॉलिटिकल सेंस में मिनहाज सिराज ने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान कहा था। The areas included in this term shifted with the extent of this sultanate about the term never included South India within it. The areas included in this term shifted with the extent of this sultanate. यानी जैसे जैसे सल्तनत का विकास होता गया, सल्तनत का विस्तार होता गया, वैसे वैसे इसमें अलग अलग एरियाज इंक्लूड होते गए और हिंदुस्तान टर्म में उस एरियाज को भी ले लिया गया। लेकिन बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया विद इन इट, लेकिन ये अपने में यानी कि हिंदुस्तान में कभी भी साउथ इंडिया वाले इलाके को नहीं लिया करता था। हिंदुस्तान हमेशा वही इलाके को कहा जाता था जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे, बाकी सारे हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था। बाय कंट्रास्ट, इसी के उल्टा इन द अर्ली 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 16th सेंचुरी मतलब कि 1500 का जो समय है, सन 1500, तो इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान। तो 15th सेंचुरी में बाबर ने जो हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था टू डिस्क्राइब, किस चीज का डिस्क्राइब करने के लिए? द भूगोल एंड द फूल पत्ती एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी जब 15वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था तो वो इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए कि इस भूमि की ज्योग्राफी, यहाँ की फूल पत्तियाँ, यहाँ की कल्चर्स वो कैसी हैं, उपमहाद्वीप की जो वहाँ पे रहते हैं, इनहेबिटेंट्स मतलब कि जो पशु पक्षी वहाँ पर रहते हैं इस सब कॉन्टिनेंट पे, उनकी ज्योग्राफी, फ्लोरा, फाना, उनके कल्चर क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। अब बाबर ने मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया, कब? 1526 में, और उसी समय उसने बाबरनामा लिखा था। अब बाबरनामा में उसने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था जी। लेकिन वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि उस क्षेत्र में यानी दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र की ज्योग्राफी, फ्लोरा, फाना, कल्चर ये सब कैसी हैं। और 1530 में 1530 में बाबर की
मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आ गया था। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे शब्द जो है वो अलग अलग सेंस में बदलता जा रहा है। कभी 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना दोआब के इलाके को हिंदुस्तान कहता था। तो कभी बाबर जो है वो यहाँ के फ्लोरा फौना को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग कर रहा है। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत जो है बढ़ती गई, वैसे वैसे हिंदुस्तान टर्म में और सारे इलाके जुड़ते गए, लेकिन उसमें कभी भी साउथ इंडिया वाला इलाका नहीं जुड़ा। नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया इन दैट पार्ट। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के आगे देखते रहेंगे क्या चीज। दिस वॉज सम वॉट सिमिलर टू द वे ऑफ द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि दिस वॉज सम वॉट सिमिलर, यानी ये सिमिलर था, एक जैसा था, टू द वे टू द 14th सेंचुरी, जैसे कि 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो पोएट ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था, वो लगभग वही था जो बाबरनामा में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द के लिए प्रयोग किया था। वही अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में हिंद शब्द का प्रयोग करके डिस्क्राइब करने का प्रयास किया था। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. While the idea of a geographical and cultural entity, यानी जो भौगोलिक और जो सांस्कृतिक एंटिटी है, विशेषताएं हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो हिंदुस्तान टर्म ने लिया। यानी अभी इंडिया के नाम से जानते हैं, पहले उसी के हिंदुस्तान नाम से जानते थे। अब इंडिया में जितने चीज को लेते हैं, मोटी मोटा उतनी चीज को हिंदुस्तान में लेते थे, लेकिन साउथ इंडिया को नहीं लेते थे। और इसने कैरी किया क्या चीज, पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग को लिया। हिंदुस्तान टर्म ने एक पॉलिटिकल सेंस में यूज किया जाता था, एक नेशनल सेंस में यूज किया जाता था, विच वी एसोसिएट विद इट टुडे, जिसको हम आज भी उस तरीके से प्रयोग करते ही हैं। तो ये शब्द जो है अलग अलग समय में अलग अलग कैसे परिवर्तित होते गए, उसके बारे में डिस्कशन था। अब सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे।